Hello everyone, welcome to my channel. Now we take in our discussion amendment of FEMA Act. देखो FEMA Act के जो भी amendment आए थे कि 13th अगस्त 2019 को आए थे amendment, ठीक है। FEMA Act के FEMA Act Regulations 2019, ठीक है। 13 अगस्त 2019 को जो भी अमेंडमेंट आरटीपी में गिवन है वो सारे मैं अभी डिस्कशन में ले रही हूँ। वो ऑल सिलेबस के आरटीपी में भी है और न्यू सिलेबस के आरटीपी में भी है। तो अगर आप नोट्स रेफर करना चाहते हो तो आप आरटीपी को रेफर कर सकते हो। मैं वन बाय वन आरटीपी से डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट उसमें दे रखा है कि फर्स्ट अपन समझते कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होता है क्या। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का मतलब होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस आए हैं। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब बोरो कर रहे हैं हम, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से। क्यों ऐसे क्यों जरूरत पड़ी? इंडिया में भी तो बोरो कर सकते हैं, बाहर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है तो अपन जो लोन लेंगे वो आउटसाइड इंडिया से लोन ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो इसमें देखा है किस फॉर्म में आप लोन ले सकते हो। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले सकते हो, एफसीसीई ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं पहले से बता भी दूंगी। फॉर्म जो है, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है कि बोरोअर कौन होगा और लैंडर कौन होगा। मतलब बोरो कौन कौन कर सकता है जनरली। यहाँ पे बोरो अपनी जो एनपीओ एनजीओस हैं, जो एसईजेड की यूनिट्स हैं, जो ट्रस्ट हैं, वो लोग बोरो करते हैं। अच्छा, और बोरोइंग किससे करते हैं? तो एफएफटी मतलब फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स, और एक और है अपने पास नाम आईओएससी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कमीशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, इनसे और एक एफएफटी, इनसे अपन क्या करते हैं? बोरो करते हैं। कौन बोरो करता है? तो इसमें बता रखा है कि एनपीओ एनजीओ ट्रस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें ये बात है कि मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो मेच्योरिटी पीरियड वैसे तो 3 इयर्स का होता है मिनिमम, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक पीरियड भी गिवन है जिसको अपन अभी डिस्कशन में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है 1 ईयर तक अगर आपको मिनिमम 1 ईयर बोरो करना पड़ेगा। अगर आप बोरो करते हो 50 मिलियन यूएसडी या उससे कम अगर आप बोरो करते हो तो आपको 1 ईयर की मेच्योरिटी पीरियड का लोन बोरो करना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो और आप वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर अदर जनरल पर्पस के लिए बोरो करते हो तो आपको 5 इयर्स तक के लिए बोरो करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर नहीं हो और वर्किंग कैपिटल और जनरल पर्पस के लिए बोरो करते हो तो आपको ये जो 5 ईयर का पीरियड है वो हो जाएगा 10 इयर्स, ठीक है। दूसरा पता है अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरो करते हो या एनबीएफसी है तो वो बोरो करते हैं तो मिनिमम 7 इयर्स, ठीक है। अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे बोल रखा है 10 इयर्स तक के लिए बोलो। अब देखो इसमें एक लॉजिक समझ में नहीं आया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 7 इयर्स, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 10 ईयर। जबकि ऐसा होना चाहिए था ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ज्यादा मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए था, बट इसमें ऐसा ही है, ठीक है। 7 इयर्स और 10 इयर्स याद रखना। अच्छा, ऑल इन कॉस्ट मतलब अब टोटल इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना बोल रखा है? जो जितना भी इंटरेस्ट है 450 बीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो बेंचमार्क प्लस 450 बीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदर जो कॉस्ट लग रही है, जो चार्जेस वगैरह लग रहे हैं वो प्रिंसिपल प्लस मतलब वो जो अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस प्रिंसिपल अमाउंट के 2% से ज्यादा मतलब जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उसके 2% ज्यादा नहीं होने चाहिए। सपोज करो कि अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है तो उसका 2% कितना हो जाता है? 2000, ठीक है। तो उसी से ज्यादा का जो चार्जेस वगैरह है वो नहीं होना चाहिए। ये बोला अदर चार्जेस, पेनाल्टी चार्जेस, वो सब, ठीक है। एक नेगेटिव लिस्ट दे रखी है, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या जाता है कि मतलब कौन कौन ईसीबी को बोरो ईसीबी से बोरो नहीं कर सकते। पहला तो होता है रियल एस्टेट, मना ही कर रखा है सीधा रियल एस्टेट। दूसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा आ जाता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इक्विटी इन्वेस्ट करना है तो आप डेप्ट में कैसे जा सकते हो? ऑब्वियसली डेप्ट और इक्विटी अलग अलग है ना। आप डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बाद में जाके जब आप डेप्ट रीपे नहीं कर पा रहे हो तो। लेकिन जो इक्विटी इन्वेस्टर है तो वो डेप्ट कैसे ले सकते हैं? अपन एक तरह से लोन ही ले रहे हैं ना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब क्या हुआ? लोन ही ले रहे हैं अपन बाहर से, ठीक है। तो इक्विटी इन्वेस्टर्स और बाकी सारे जो अपन ने वर्किंग कैपिटल और जो जो भी अपने को अलाउट किए थे, ठीक है, वहां पे आगे 10 साल और 7 साल के लिए, उसके अलावा जो भी है उन सब के लिए बोला है कि वो सब नेगेटिव लिस्ट में कवर होते हैं, मतलब वो नहीं कर सकते, ठीक है। हैजिंग अपन एसएफएम में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अपने को अगर हैजिंग करनी है तो देखो सिंपली ऐसा बोलते हैं कि अपन ने रिस्क उठाया है, ठीक है, तो उस रिस्क को
कवर करने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपन, ठीक है, उस रिस्क को कवर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हेजिंग, ठीक है। यहाँ पे वो रखा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनको मिनिमम 70% ऑफ द लोन का अमाउंट हेज करना ही पड़ेगा, मिनिमम 70%, ठीक है। दूसरी बात बोलिए हेजिंग में एक रोल ओवर वाला प्रोविजन मैं बता देती हूँ कि रोल ओवर मतलब कि आपका ड्यू हो गया, ड्यू होके 1 साल हो गया और आपने अभी तक रीपे नहीं किया, तो ये चेक करना पड़ेगा एडी को, मतलब जो अपना बैंक वगैरह उनको, कि सारा अमाउंट हैच है कि नहीं हर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 1 साल हो गया ना तो पहले महीने दूसरे महीने ऐसे करके हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो अमाउंट है वो हैच है कि नहीं है, मतलब उसकी रिस्क कवर है कि नहीं है। कवर रिस्क किससे करते हैं, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, ऑप्शन कवर लेते हो, ये सब अपन बहुत अच्छे से डेरिवेटिव वगैरह पढ़ते हो तो अपने को पता है हैचिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, अमाउंट को, ठीक है, हैच करना है। अच्छा इसमें एक लिमिट दे रखी है, देखो एक तो क्या है कि इसका प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी चल रहा है कि इसमें 2 रूट होते हैं, एक तो होता है अप्रूवल रूट और दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल किसका लेंगे, आरबीआई का। कब लेंगे, जब आप 750 मिलियन यूएसडी से ज्यादा का अमाउंट बोरो करना चाहते हो तो आप आरबीआई से एक बार परमिशन लेके आओ, उसको बोलते हैं अप्रूवल लेना है, ठीक है। अगर आप 750 मिलियन यूएसडी से कम बोरो करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक रूट, मतलब आप बिना अप्रूवल के भी बोरो कर सकते हो, बट ध्यान रखना इसमें भी एक बात दे रखी है कि आपका जो लायबिलिटी और इक्विटी का रेशियो है वो 7:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रखा है इसके अंदर, ओके। फिर एक आ जाता है पार्किंग ऑफ ईसीबी। देखो पार्किंग मतलब होता है कीपिंग ऑफ ईसीबी, मतलब ईसीबी को रखना है। अच्छा तो ईसीबी को रखना है तो या तो फॉरेन में या फिर यहाँ पे रखो, तो इसमें कुछ बात बोल रखी है एब्रोड और डोमेस्टिकली। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एब्रोड। तो आप जब तक यूटिलाइज करोगे सामान, आपने लोन लिया है ना तो किसी न किसी पर्पज से लिया होगा, जब तक आप पर्पज से, मतलब जब तक आप उस पर्पज के लिए यूटिलाइज करो तब तक आप रख सकते हो, और इवन इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन टी बिल में, ट्रेजरी बिल क्या होता है, मतलब इसमें 0% रिस्क रहता है, ठीक है, रिटर्न होता है इसमें, तो इसीलिए बोला या तो टी बिल जैसे सिक्योरिटी या डिपॉजिट में रख दो आप, या फिर आप कोई फॉरेन सब्सिडियरी है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो एक तो बोला था एब्रोड में, दूसरा डोमेस्टिकली अगर आपको रखना है तो अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में रखोगे आप, ठीक है, और 12 मंथ्स का डिपॉजिट जो है वो मैक्सिमम 12 मंथ्स का क्यूमुलेटिव हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ये बात बोली थी इसमें, ठीक है। तो ये हो जाता है पार्किंग ऑफ ईसीबी, यहाँ तक क्लियर है। अब अपना जो टॉपिक है वो है, इसमें अप्रूवल और वो रूट तो अपन पढ़ चुके हैं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ओके। क्या क्या रिपोर्ट करना है, तो देखो हर एक इंसान जिसको लोन लेना है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने को एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे अपन पैन कार्ड के मतलब इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड नंबर लेते हैं, डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर लेते हैं, वैसे यहाँ पे आपको एलआरएन नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, और इसमें जब भी कुछ भी चेंजेस होता है, आपको पता है दिन में चेंज होता है, 15 दिन में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता था, इसमें जब भी चेंज होता है आपको 7 दिन में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चेंज है इसमें, ठीक है। और मंथली फिर से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्म एक ही है, ECB2, ठीक है, तो इसमें फॉर्म में कुछ भी मतलब लफड़ा नहीं, ज्यादातर में सब में फॉर्म ECB2 ही है, ठीक है। तो आपको मंथली ECB2 फॉर्म भी क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। अब इसमें बोल रखा है कि लेट फीस, अगर मंथली फाइल नहीं किया तो लेट फीस कितनी लगेगी, अगर आप 30 दिन लेट हो गए तो आपको कितना 5,000 रुपए का अमाउंट पे करना पड़ेगा 31वें दिन से। फिर अगर आप फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ सबमिशन, अगर आप 3 साल लेट हो गए, 30 डेज से नहीं बोला है यहाँ पे, ध्यान रखना, ड्यू डेट से 3 इयर्स बोला है, समझ में है ना। एक तो होता है ना कि 30 डेज खत्म होगा उसके बाद से अपन 3 साल ले लें, उसके बाद से नहीं, जिस दिन ड्यू था उस दिन से अगर 3 साल आप लेट हो गए तो आपको कितना फाइल करना है, फीस 50,000 पर एनम फाइल करना है, ओके। अगर आप 3 साल से भी ज्यादा आप डिले हो गए तो फिर बोल रहे हैं कि आपको 1 लाख पर एनम ध्यान रखना, ठीक है, 1 लाख पर एनम आपको क्या लगेगी, लेट फीस लगेगी, पेनाल्टी नहीं है, दिस इज फीस, वे already know that there is big difference between fine and penalty, ठीक है, ये चार्जेस है एक तरह का, पेनाल्टी नहीं है। अब अच्छा तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपी बोल रखा है फॉर अनट्रेजेबल ट्रांजेक्शन, अनट्रेजेबल कोई पर्सन मतलब कि जिस तक पहुंचा ना जा सके, ऐसा क्या हो गया, ऐसा ये हो गया इसमें कि 8 क्वार्टर्स बोला है, कितने मंथ आएंगे 8 क्वार्टर में, 24 मंथ्स, मतलब कितने साल आएंगे, 2 साल। तो देखो 8 क्वार्टर बोलो चाहे 2 इयर्स बोलो, बात एक ही है, पर यहाँ पे लिखा हुआ 8 क्वार्टर्स है तो मैं 8 क्वार्टर्स बोल रही हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि आपने कोई भी जो रिटर्न था वो सबमिट नहीं किया, कितने क्वार्टर हो गए,
8 क्वार्टर हो गए, ठीक है, यानी 2 साल तक कोई रिटर्न सबमिट नहीं किया। दूसरी बात, आपकी कंपनी के डायरेक्टर, ऑडिटर, प्रमोटर सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर सभी नॉन रीचेबल है, किसी तक पहुंचा नहीं जा सकता। फिर हम आपकी कंपनी के पास गए या आपके जो फर्म थी या आप जहाँ पे आपका स्टैब्लिशमेंट था, रजिस्टर्ड स्टैब्लिशमेंट, हम वहां पहुंचे, विजिट किया, वो भी ऑपरेशन में नहीं था। तो फिर क्या हो गया, अब 2 साल हो गए ना, और ना हम किसी तक पहुंच पा रहे। कौन? ये एडी जो बैंक है, ठीक है, जिससे आप बोरो कर रहे हो। तो अब ना हम पहुंच पा रहे अब तक, ना कोई भी आपने फाइल किया रिटर्न, ना आपका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, इवन नेगेटिव रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। इसमें इवन लिखा हुआ भी है कि आपने नेगेटिव में रिप्लाई भी नहीं किया, कि आपने ये भी नहीं बोला, जैसे आपको कुछ भी रिटर्न मंगाया तो आपने ये भी नहीं बोला कि नहीं हम फाइल नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं बोला। एक तो फाइल भी नहीं करोगे आप, अनफ्रेजेबल एंटिटी। अब यहाँ पे करना क्या है, क्या एक्शन लेगा एडी। एडी बैंक जो है ना, वो आरबीआई के पास आपके बिहाफ पे मतलब एक फॉर्म फाइल करेगा, वो उस फॉर्म का नाम है रिवाइज्ड ECB2, और उस फॉर्म के अंदर वो लिखेगा अनफ्रेजेबल एंटिटी, ठीक है, आपके बारे में। फिर आप कोई भी नया ECB, फ्रेश ECB मतलब फ्रेश लोन आप नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, अब आपके ऊपर वो जो इन्फोर्समेंट वाले जो डायरेक्शन है वो दे सकते हैं, मतलब आपकी मूवेबल इमूवेबल एसेट या आपकी कोई भी एसेट है जिसको इन्फोर्स करके पैसा वसूल कर सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं इवन, ठीक है। और एक इसमें और था, हाँ, और अब आपको परमिट नहीं है कि मतलब आप एक भी रुपया बिना पूछे आप बोरो कर पाओ, मतलब आपका टोटली ऑटोमेटिक रूट हो जाएगा। जैसे 150 की लिमिट थी, ठीक है, अप्रूवल रूट के लिए यहाँ पे हो रहा है, अप्रूवल के बाद ही आप 1 रुपया भी बोरो कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। और फ्रेश ECB के लिए आपको अप्लाई करने के लिए एडी वगैरह ने मना कर दिया कि कोई फ्रेश ECB आपको अप्लाई नहीं कर, आप फ्रेश ECB के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एनफोर्समेंट डायरेक्शन भी हो गया, ठीक है। ये जो रिवाइज्ड ECB है ना, ये आपने फाइल नहीं किया, मतलब किसने, कंपनी ने, जो कंपनी अभी कंपनी रिस्पॉन्स नहीं करी, क्या फाइल करी, तो उसके बिहाफ पे जो बैंक था वो बैंक फाइल करा आरबीआई को, बता रहा है कि ये अनट्रेसेबल एंटिटी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन पावर डेलीगेटेड टू एडी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजरल पार्ट है, बट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, सो वी डिस्कस इट आल्सो। हम इसमें देखते हैं कि एडी जो कैटेगरी है बैंक, मतलब जहाँ पे एडी बैंक है, एडी कैटेगरी के जो बैंक होते हैं ना, वहीं से आप ECB ले सकते हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ऐसा नहीं कि आप किसी भी बैंक से, किसी के पास लाइसेंस होगा तभी आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, मतलब आप USD में लोन ले रहे हो, इनफैक्ट ऐसा हो रहा है, और उस रेट से ले रहे हो जो कि USD में चल रही है, मतलब वहां पे चल रही है यूएस में, ठीक है। तो वो जो बैंक है उसके पास क्या क्या पावर है, तो वो एक तो आपके जो लोन है उसको चेंज करके इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, फेज में पार्शियली, टोटली कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो क्या कर सकता है, रीफाइनेंस कर सकता है। रीफाइनेंस का मतलब होता है जैसे कि आपने ECB लिया है, ठीक है, अब आपको कम रेट पे एक और ECB लेके उसको पे कर दो। आपने लोन लिया ना, उस लोन को रीपे करना है, तो आप क्या करोगे, एक दूसरा लोन उठाओगे, उस लोन से इस लोन को रीपे कर दिया, और जो दूसरा लोन आपने उठाया वो कम रेट का था, हो सकता है 3-4 महीने में रेट कम हो गई हो। तो ऐसा जो काम है ना, वो भी कर सकता है, कन्वर्जन ऑफ ECB, रीफाइनेंसिंग ऑफ ECB, कैंसिलेशन ऑफ LRN। अगर किसी ने बोल दिया बोलवा ने कि अब मेरा जो लोन का जो ये नंबर है वो आप क्या करो, कैंसिल कर लो, तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल गारंटी अगर इशू किए, देखो इसमें ऐसा बोल रखा है कि अगर किसी कंपनी ने किसी कंपनी के किसी डायरेक्टर वगैरह ने अपनी पर्सनल गारंटी दे रखी है उस ECB के लिए, लोन है ना, तो अगर लोन नहीं चुकाया तो हम चुकाएंगे, उसको बोलते हैं गारंटी। तो अगर गारंटी दे रखी तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ये भी चेक करना है, ठीक है। और बाकी तो सिक्योरिटी गारंटी फॉर रेजिंग, हाँ, ECB के लिए जो एडी बैंक है वो सिक्योरिटी ले सकता है, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो मूवेबल चार्ज हो, चाहे वो सिक्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, कोई भी सिक्योरिटी वो रख सकता है अपने पास कि अगर लोन नहीं चुकाया गया तो इस मूवेबल एसेट को बेचकर हम लोन रिकवर करेंगे, या इस इमूवेबल एसेट को बेचकर, या फिर किसी की गारंटी ले सकते हैं। तो ये सब काम कौन कर सकता है, एडी बैंक कर सकता है। सिंपल है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये वैसे। हाँ, अब जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ECB फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके लिए बोला है कि आपको मिनिमम कितना, 10 यहाँ पे बिलियन है, अभी तक जितना पढ़े थे मिलियन पढ़े थे, ये इकलौता ही ऐसा अमाउंट है जो बिलियन में है, ठीक है, रिमेम्बर दैट। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए बोला है कि सीलिंग लिमिट है 10 बिलियन, मतलब आप मैक्सिमम कितना, 10 बिलियन ही यूएस 10 बिलियन USD ही ECB आप रेज कर सकते हो, मतलब लोन ले सकते हो, और वो भी मिनिमम 3 इयर्स तो उसकी मेच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला है ऑयल मार्केटिंग करने के लिए। अब एक आ जाता है अपने पास स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स किसको बोलते हैं अपन, ऐसी जो
कंपनीज जो अभी अभी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको भी तो लोन की जरूरत पड़ सकती है। तो बोला है ठीक है आपको लोन देंगे, उसकी कंडीशंस है। व्हाट कंडीशंस वी डिस्कस हियर। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द मैच्योरिटी पीरियड इज 3 इयर्स, मतलब मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 3 साल होना चाहिए। इसमें मिनिमम अमाउंट का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, सॉरी मैक्सिमम अमाउंट जो यूएसडी का ले सकते हो वो 3 मिलियन यूएसडी। आप स्टार्टअप होना मैक्सिमम 3 मिलियन यूएसडी आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें स्टार्टअप में ये भी बोला है कि देखो अब आपकी कंपनी स्टार्टअप है तो कोई सिक्योरिटी तो रखो, हम आपको लोन दे रहे हैं, बाद में क्या पता कंपनी लॉस में चली जाए या आपका जो स्टार्टअप है या जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाए, तो एक सिक्योरिटी रखो, दूसरा हैज करो, अमाउंट को हैज होना चाहिए सारा अमाउंट, ठीक है। और बाकी लेवरेज रेशियो वगैरह वो सब आपको कंप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बस मेच्योरिटी मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम अमाउंट यूएसडी 3 मिलियन और हेजिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी रखनी चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट और देख लेते हैं अपन, स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस एसेट अपने को नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है इस एसेट में। तो सीआईआरपी प्रोसेस जिसका चल रहा है, मतलब रेजोल्यूशन प्लान जिसका बन रहा है उसके लिए बोले, तो अगर जैसे किसी कंपनी में सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है, मतलब उस कंपनी की हालत बहुत अच्छी तो नहीं है, तो पता चल गया, तो अब वो कंपनी चाहती है कि हम लोन रेज करें, उसको जरूरत पड़ी इस कंपनी को लोन रेज करें, हाँ तो कर सकते हैं, ठीक है, लोन रेज कर सकते हैं। उसके लिए उनके अलग से जो रेगुलेशंस है, जैसे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी रेगुलेशंस में बताए हुए वो सारे कंप्लाई करने, गाइडलाइन सारी कंप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि स्ट्रेस एसेट्स के ऊपर भी ईसीबी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपना सारा जितना भी अमेंडमेंट था पोर्शन मैंने सारा का सारा कवर कर लिया है। अब बहुत ही स्पीड में एक रिवीजन कर लेते हैं अपन अमेंडमेंट। चलो सबसे पहले फर्स्ट तो ईसीबी होता क्या है। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, मतलब हमारे कोई एडी बैंक जो है एडी 1 कैटेगरी के बैंक है उससे हमने बोरिंग लिया है और यूएसडी में बोरिंग लिया है, बाहर फॉरेन करेंसी में बोरिंग लिया है, एफसीसीबी इस तरह के एसेट्स हो सकते, मतलब इस तरह के लोन हो सकते हैं। और बोरोवर कौन होंगे इसमें, जनरली बोरोवर एनपीओ, एनजीओ, एसईजेड, यूनिट्स और ट्रस्ट ये सभी होते हैं। लैंडर कौन होते हैं, एफएएफटी, मतलब एफएफटी, और एक और आ जाता है अपने पास IUSCO, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, ये लोग रिकॉग्नाइज्ड लैंडर है, ठीक है। और मिनिमम जो एवरेज पीरियड होता है मेच्योरिटी पीरियड वो कितना होता है, मिनिमम 3 इयर्स का होता है, लेकिन स्पेसिफिकली बोला है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अप टू 50,000 है तो वहाँ पे 1 ईयर, जहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर है जो वर्किंग कैपिटल के लिए रेज कर रहा है लोन, इक्विटी शेयर होल्डर मतलब उसके पास इक्विटी है और वो अब लोन ले रहा है, वो इक्विटी होल्डर है और वो डेप्ट होल्डर बन रहा है, वो अब लोन ले रहा है पर किसके लिए, जनरल पर्पस के लिए, कंपनी के या वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसका पीरियड बोला है 5 इयर्स तक का। अदर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, अदर शेयर होल्डर है जो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हैं तो 10 साल। फिर बोला है कि जो रीपेमेंट ऑफ द लोन फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था तब लोन लिया था, उस लोन को रीपे करने के लिए एक और लोन उठा रहे हैं, इसी वाला लोन, ठीक है। तो उसके लिए बोला है 7 इयर्स का मेच्योरिटी पीरियड। और रीपेमेंट ऑफ लोन अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन नहीं लिया था, किसी और के लिए लोन लिया था, पर अब वो लोन हम रीपे करने के लिए एक नया ईसीबी वाला लोन ले रहे हैं, तो उसका मेच्योरिटी पीरियड बोला है 10 साल, ठीक है। अब चाहते ऑल इन कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए बोला बेंचमार्क प्लस 450 बीपीस, फिर बोला अदर कॉस्ट मैक्सिमम 2% ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट्स। देन बोला है निगेटिव लिस्ट में क्या क्या आ जाता है, रियल एस्टेट की एक्टिविटीज के लिए आप इसी भी लोन नहीं ले सकते, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए आप इससे भी लोन नहीं ले सकते, लोन लेकिन फिर इक्विटी होल्डर बन रहे हो क्या कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट तो आपको पता है ना, वो अपना प्राइमरी मार्केट होता है, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप इसी भी लोन नहीं ले सकते। वर्किंग कैपिटल जो बाकी सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिए थे वर्किंग कैपिटल के और वो सब, उन सब के लिए आप जो पीरियड दे रखा है सिर्फ उन्हीं के लिए ले सकते हो, उसके अलावा किसी के लिए आप इसी भी लोन नहीं ले सकते। हैजिंग आपको पता ही है, हैज करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिनिमम 70% हैज रखना पड़ेगा। हैज किसे करते हैं अपन, ऑप्शन कवर, जो भी अपने पास फॉरवर्ड कवर है, फ्यूचर कवर है, उससे हैज करते हैं। रोल ओवर अगर 1 साल का है तो देखना पड़ेगा कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे रोल ओवर, मतलब आप रीपे करने में रह चुक गए, मतलब आपने रीपे नहीं किया टाइमली, तो आपको 1 साल हो गया रीपे नहीं किए हुए, इसको रोल ओवर बोलते, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने हैज कर रखा है उस अमाउंट को, ये अनहेज अमाउंट कोई रह नहीं गया। उसके अलावा लिमिट 750 मिलियन यूएसडी जितना, तो
चलेगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक रूट से 750 मिलियन से ज़्यादा है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक रूट है तो उसमें 7:1 का इक्विटी लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो रहना चाहिए। फिर आ जाता है पार्किंग। अगर आपने इस लोन को इन्वेस्ट किया है कहाँ पे रखा है, मतलब अब्रोड में, या फिर आपने रखा है डोमेस्टिकली। अगर अब्रोड में रखा है तो टी बिल ले सकते हो, वहाँ की जो सब्सिडीज है उसमें इन्वेस्ट कर लो, या फिर आप डिपॉजिट कर लो। और डोमेस्टिकली तो आप अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट के अंदर, जो कि 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस डिपॉजिट में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हमेशा क्या क्या बताना पड़ेगा, एक तो अपना लोन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है LRN बताना पड़ेगा, कुछ चेंजेस हो जाता है तो 7 दिन में बताना पड़ेगा। उसके अलावा अपने को मंथली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाए तो आपको लेट फीस लगेगी, जो इम्पोर्टेंट है। कितनी लेट फीस बोली है यहाँ पे, अगर 30 दिन आप लेट हो जाते हो तो 5,000 की फीस। फ्रॉम ड्यू डेट आप 3 साल तक लेट हो जाते हो तो 50,000 की फीस। और फ्रॉम ड्यू डेट आप 3 साल से भी ज्यादा के लिए अगर क्या हो जाते हो, लेट हो जाते हो, तो आपको 1 लाख पर एनम का अमाउंट लेट फीस के हिसाब से पे करना पड़ेगा, आपसे चार्ज किया जाएगा। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द अनप्रेसेबल एंटिटी। ऐसी एंटिटी जिसने 2 साल तक, मतलब 8 क्वार्टर हो गए, कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है, उसके प्रोमोटर वहां पे विजिट किया पर बिजनेस ऑपरेशन में नहीं था, उसके प्रोमोटर, ऑडिटर, डायरेक्टर किसी तक भी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो हो जाती अनप्रेजेबल एंटिटी। एडी क्या करेगा इसके अंदर, आरबीआई को बोलेगा ईसीबी रिवाइज्ड फाइल करेगा। ईसीबी 2 जो फॉर्म है वो रिवाइज्ड फाइल करके बताएगा, ये बड़े बड़े शब्दों में लिखेगा ये अनप्रेजेबल एंटिटी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या लग जाएगा, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे कि वो नया लोन रेज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक रूट से वो लोन 1 रुपए का भी रेज नहीं कर सकते। उसके अलावा इन्फोर्समेंट कर सकते हैं उनकी, मतलब उसके ऊपर इन्फोर्समेंट के राइट, मतलब उसकी जो भी एसेट्स वगैरह है उनको बेच करके लोन रिकवर कर सकते हैं, ये सब कुछ लग जाएगा अनट्रेसेबल एंटिटी को लेकर। पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ एडी। एडी बैंक जो है वो क्या कर सकता है, कन्वर्जन कर सकता है, रीफाइनेंस कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको रीपे करने के लिए नया ईसीबी लोन ले सकता है जो कि कम रेट वाला हो या ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर कन्वर्ट कर सकता है किसी भी लोन को इक्विटी में, मतलब ईसीबी जो लोन है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, फेजेस में कन्वर्ट कर सकता है, पार्शियली कन्वर्ट कर सकता है, इवन फुली भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। कैंसिल कर सकता है वो एलआरएन को, पर वो अगर सरेंडर करना चाहता है कोई भी पर्सन तो उसकी कैंसिल भी कर सकता है, गारंटी ले सकता है, क्योंकि वो लोन उठा रहा है, मतलब वो लोन दे रहा है ना, तो वो जो बैंक है वो गारंटी ले सकता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, पर्सनल गारंटी अगर कोई देता है डायरेक्टर वगैरह, तो ये भी चेक करेगा कि उसका बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास था या नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बोला है कि जो सीलिंग लिमिट है वो है 10 मिलियन, मतलब मैक्सिमम 10 मिलियन का ही लोन ले सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और मिनिमम 3 इयर्स की मेच्योरिटी। स्टार्टअप फाइनेंस है तो स्टार्टअप फाइनेंस के लिए अपने को क्या बोला था, सीजी ने स्टार्टअप फाइनेंस को बोला है कि मेच्योरिटी मिनिमम 3 इयर्स तक मेच्योरिटी का अपने सब जगह 3 साल ही देखा, बस वो 10-5 साल वो जो देखा था वो स्पेसिफिक केस थे, बाकी तो 3 इयर्स ये जो ईसीबी है उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है अगर जनरली पूछा जाए तो वो 3 इयर्स है, ठीक है। फिर अगर अपन स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में अपने को कितना अलाउड था, यूएसडी 3 मिलियन अलाउड था मैक्सिमम, ठीक है। उसके अलावा था आप सारा अमाउंट हैज करके रखो जितना भी लोन लिया उतना, और दूसरी बात आपके सिक्योरिटी भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टअप को आपने लोन लिया है, सिक्योरिटी भी रखो, लिवरेज रेशियो वगैरह जो भी रेगुलेशन है वो सब आपके ऊपर लगेंगे। फिर आ जाता है स्ट्रेस एसेट, सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है तो ईसीबी ले सकते गाइडलाइंस वगैरह पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितने भी अमाउंट वगैरह होगा वो सब चेक करेंगे, सब ठीक है। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है क्या, फेमा एक्ट के जो 2019 के रेगुलेशन में जो भी अमेंडमेंट आए वो, ठीक है, सिर्फ ईसीबी से रिलेटेड अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। और एक डेट अगर याद रख सके नोटिफिकेशन की तो हम याद रखने की कोशिश करेंगे, 13 अगस्त 2019 को जो नोटिफिकेशन आया था उसके अमेंडमेंट देखे थे अभी। थैंक यू वेरी मच।